गाइस, आई एम दीक्षा। सो नन अपीयरेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एंड क्या रेमेडीज अवेलेबल है इन सिविल प्रोसीडिंग्स। एंड प्लीज नोट दैट कि अगर आप किसी भी प्रोसेसरल लॉज को पढ़ते हो, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल, अगर इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे कि आपके पास एक मैटर है जिसमें ये प्रॉब्लम रेज है, तो ये कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं एंड ये रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है। तो इस माइंडसेट के साथ पढ़ने से ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी और रटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन लॉज में आपको बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे मिलेंगे जो सेम लगेंगे पर उनमें कुछ माइनर डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एंड प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हमारा सबसे पहला पार्ट जो कि प्लेंटिफ्स के डिफॉल्ट से डील करेगा कि ऐसे केसेस जो प्लेंटिफ के डिफॉल्ट के कारण डिसमिस किए जाते हैं और उनमें क्या रेमेडीज अवेलेबल है। एंड सेकेंड पार्ट, नन अपीयरेंस के कारण कौन से मैटर में डिसमिस होगा एंड किस में एक्स पार्टी होगा एंड इनमें क्या रेमेडीज अवेलेबल है। पर इन पर जाने से पहले हमें जनरल रूल पता होना चाहिए। रूल 1, जो एक सम्मन में जो डेट लिखी हुई है, सम्मन किस लिए भेजा जाता है ताकि डिफेंडेंट बिफोर द कोर्ट में अपीयर हो सके एंड प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर दे सके। सेक्शन नंबर 27 to 32। इसके साथ आपको ऑर्डर 5 CPC जरूर पढ़ना है। तो फर्स्ट हियरिंग पर पार्टीज का अपीयरेंस मैंडेटरी है, चाहे वो इन पर्सन हो, मतलब या तो खुद हो या फिर बाय प्लीडर हो, पर इट्स मैंडेटरी क्योंकि फर्दर प्रोसीडिंग्स तभी स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहला पार्ट हमारा प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, जिसमें मैटर डिसमिस किए जाते हैं बाय प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट। तो ऐसे कौन से मैटर्स है? अगर प्लेंटिफ कोर्ट फीस, पोस्टल चार्जेस को पे नहीं करता या फिर प्लेंट के कॉपीज प्रोवाइड नहीं करता है, जिसके कारण सम्मन सर्व नहीं हो पाते, और सम्मन सर्व नहीं हो पाते इसके कारण ऑन द फर्स्ट हियरिंग डिफेंडेंट भी अपीयर नहीं हो पाता, तो इस केस में मैटर डिसमिस किया जाएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? मैटर डिसमिस किया जाएगा। पर इसका एक्सेप्शन भी है कि अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाए बिना किसी सम्मन के बिफोर दी कोर्ट, तो इस केस में मैटर डिसमिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम्मन किस पर्पस से किया जा रहा था? प्लेंटिफ के अपीयरेंस के लिए। तो ये पर्पस कंप्लीट होने के बाद जब डिफेंडेंट अपीयर हो गया तो यहाँ पर डिसमिसल की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड रूल, अगर दोनों पार्टीज अपीयर नहीं है ऑन दी फर्स्ट हियरिंग, दोनों पार्टीज अपीयर नहीं है, तो इस केस में भी मैटर को डिसमिस किया जाएगा। एंड फिफ्थ रूल क्या है कि अगर सम्मन इशू हुए पर ये वापस आ जाते हैं अनसर्व्ड हुए, ये सर्व नहीं हो पाए, तो प्लेंटिफ की ये ड्यूटी बनती है कि विद इन 7 डेज डेट को रिटर्न आया, उस डेट से विद इन 7 डेज आपको फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई करना है, फ्रेश समन्स इशू करने हैं। पर अगर आप विद इन 7 डेज फेल हो जाते हो तब भी ये मैटर डिसमिस होगा। तो इन तीनों केसेस में किसका डिफॉल्ट है? प्लेंटिफ का। क्लियर? तो सबसे पहले रूल 2 एंड रूल 3, अगर मैटर डिसमिस होता है तो क्या हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है। यहाँ पर हमें कॉन्सिक्वेंसेस तो पता चल गए कि तीनों कॉन्सिक्वेंस में डिसमिस होगा मैटर, पर 2 एंड 3 में हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो उसकी रेमेडीज रूल 4 में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 रेमेडीज अवेलेबल है। सबसे पहले हम नया केस फाइल कर सकते हैं एंड दूसरा उसी केस को डिसमिसल सेट असाइड कर सकते हैं। सेट असाइड क्योंकि डिसमिस किया गया है, एक्स पार्टी नहीं हुआ है। तो फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन पर भी हम फाइल कर सकते हैं। सेम कॉज ऑफ एक्शन क्यों? क्योंकि रूल 2 में प्लेंटिफ का क्या डिफॉल्ट था कि उसने कोर्ट फी या पोस्टल चार्जेस एंड प्लेंट की कॉपी
प्रोवाइड नहीं की, इस कारण से डिसमिस हुआ। एंड 3 में दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हुई, जिसके कारण ये मैटर डिसमिस हुआ। तो इसमें ये मैटर मेरिट्स पर डिसाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फ्रेश सूट, नया केस फाइल कर सकते हो। एंड दूसरी रेमेडीज है हमारे पास कि हम डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए चले जाए, पर ये कोर्ट तब करेगी ऑन सफिशिएंट कॉज, अगर आप कोई रीजनेबल कॉज दे देते हो फॉर योर फेलियर। कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हो विद सफिशिएंट रीजन, कि आप किस रीजन से चार्जेस या फी को पे नहीं कर पाए या अपीयर नहीं हो पाए, तब कोर्ट इसको सेट असाइड कर सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो रूल 2 एंड रूल 3 हमारा क्लियर हो गया। एंड बचा रूल 5। इसकी रेमेडी क्या है? रूल 5 में अगर समवन अनसर्व्ड वापस आ जाए तो आपको क्या करना है? फ्रेश समन्स अप्लाई करना है विद इन 7 डेज, अदरवाइज आपका मैटर डिसमिस हो जाएगा। जनरल रूल ये है, ठीक। पर इसका एक्सेप्शन क्या है? कोर्ट आपका मैटर डिसमिसल नहीं करेगी अगर आप प्रूफ कर देते हो कि आपने डिफेंडेंट का रेजिडेंस, डिफेंडेंट का एड्रेस डिस्कवर करने की एक्चुअल में कोशिश की है, या फिर डिफेंडेंट समन्स को अवॉइड कर रहा है, या फिर आप कोर्ट में टाइम को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो विद सफिशिएंट कॉज। पर अगर हमारा मैटर डिसमिस हो जाता है तब क्या रेमेडी अवेलेबल है? तब हमारे पास सिर्फ फ्रेश सूट फाइल करने का ही राइट है। इस केस में आप सेट असाइड के लिए नहीं जा सकते, इसमें सिर्फ फ्रेश सूट के लिए ही जा सकते हो। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। रूल 2 में कोर्ट फी, पोस्टल चार्जेस एंड प्लेन की कॉपी ना करने के कारण डिसमिसल था, जिसमें हम फ्रेश सूट एंड डिसमिसल सेट असाइड के लिए जा सकते थे। एंड 4 में ये रेमेडीज अवेलेबल थी। एंड रूल 5 जिसमें फ्रेश समन्स के लिए आपने अप्लाई नहीं किया विद इन 7 डेज, जिसमें आपके पास रेमेडी सिर्फ फ्रेश सूट के लिए ही अवेलेबल था, इसमें आप सेट असाइड के लिए नहीं जा सकते थे। क्लियर? एंड अब आएगा हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, जहां पर सिर्फ एक तरफ प्लेंटिफ अपीयर होता है एंड दूसरे केस में सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है। तो इनके कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे एंड इनकी रेमेडीज क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमारा रूल 6, इसमें प्लेंटिफ अपीयर है। अगर समन्स ड्यूली सर्व हुआ है फिर भी डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हुआ है, तो उस केस में कोर्ट डिफेंडेंट को एक्स पार्टी कर सकती है, मतलब बिना डिफेंडेंट की अपीयरेंस के मैटर को फर्दर प्रोसीड कर सकती है। एंड नेक्स्ट वन, अगर ड्यूली सर्व नहीं हुआ, जैसे हमने रूल 5 में पढ़ा था, अनसर्व्ड रिटर्न आ जाता है टू द कोर्ट, तब फ्रेश समन्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे विद इन 7 डेज। एंड नेक्स्ट वन, सर्व तो हुआ, सफिशिएंट नहीं था कि डिफेंडेंट अपीयर हो पाए एंड प्लेंटिफ के क्लेम का रिप्लाई कर पाए, तो इस केस में कोर्ट हियरिंग को, जो फर्स्ट हियरिंग थी, इसको पोस्टपोन कर देगी ऑन द फ्यूचर डेट। क्लियर है यहाँ तक? पर अगर मैटर एक्स पार्टी हुआ है तब आपके पास रेमेडीज क्या है? यहाँ पर तो मैटर पोस्टपोन हो गया ऑन द फ्यूचर डेट, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। फ्रेश समन्स आपको 7 डेज में दोबारा से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। डिसमिस होगा तो रूल 5 में फ्रेश सूट आप अप्लाई करोगे अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर समन्स नहीं फाइल किए। अगर आप किसी केस में डिफेंडेंट हो और आपको एक्स पार्टी कर दिया, तब आपके पास क्या रेमेडी है? रूल 7 के अकॉर्डिंग अगर अभी हियरिंग चल रही है, मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी प्रोसीडिंग में चल रहा है, तो आप किसी भी डेट पर जाकर उसको सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। पर
विद सफिशिएंट कॉज। आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा तो इस रीजनेबल कॉज पर कोर्ट सेट असाइड कर सकती है, पर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब मैटर अभी प्रोसीडिंग में चल रहा है। पर रूल 13, यहाँ पर मैटर डिसाइड हो गया और डिक्री पास हो गई है। अगर डिक्री पास हो गई है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया, आप उसी कोर्ट में जाकर इस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। आपके पास पहली रेमेडी क्या है कि जिस कोर्ट ने पास किया, अपीलेट कोर्ट नहीं कहा मैंने, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसी कोर्ट में जाके इस डिक्री की सेट असाइड के लिए क्लेम कर सकते हो, बट विद सफिशिएंट कॉज। दूसरी रेमेडी आपके पास है, अपील में भी आप जा सकते हो टू दी अपीलेट कोर्ट। पर अगर आप अपील में पहले चले गए इस डिसमिसल को सेट असाइड किए बिना, तब आपका ये राइट खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पर आपके फेवर में मैटर डिसाइड नहीं होता। पर अगर आपने अपील फाइल तो करी, पर मेरिट पर डिसाइड होने से पहले आप इसे विड्रॉ कर लेते हो, तब आप सेट असाइड के लिए जा सकते हो। क्लियर यहाँ तक? तो क्या क्या चीजें थी? अगर समन ड्यूली सर्व होगा तो एक्स पार्टी, नॉट ड्यूली सर्व होगा, सर्व नहीं हुआ तो फ्रेश समन्स दोबारा से भेजे जाएंगे, सर्व हुआ बट टाइम सफिशिएंट नहीं था डिफेंडेंट के लिए तो उस मैटर को तो फर्स्ट हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। पर अगर एक्स पार्टी डिफेंडेंट को कर दिया जाता है, मैटर अभी पेंडिंग चल रहा है, तब आप रूल 7 में सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाने जाओगे विद सफिशिएंट कॉज एंड कोर्ट को सेटिस्फाई करोगे कि आपकी नन अपीयरेंस क्यों रही है। एंड रूल 13 तब रोल में आएगा जब मैटर डिसाइड हो चुका है एंड डिक्री पास हो गई है, तब आपके पास दो रेमेडी है। सबसे पहली रेमेडी, उसी सेम कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने पास किया उसी सेम कोर्ट में आप सेट असाइड के लिए चले जाओ, या फिर अपीलेट कोर्ट में अपील के लिए चले जाओ। पर अगर आप पहले अपील में गए तो आपका ये राइट खत्म हो जाएगा सेट असाइड का। पर अपील में गए पर मेरिट पर डिसाइड होने से पहले आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तब आप सेट असाइड के लिए जा सकते हो। तो ये तो था हमारा रूल 6 जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर था। एंड अब रूल 8 जहाँ पे डिफेंडेंट अपीयर है। अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं है, तो इस केस में कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आएगा कि प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। पर अगर डिफेंडेंट ने जो प्लेंटिफ का क्लेम है उसको एडमिट कर लिया, तब कोर्ट उस एडमिशन के बिहाफ पर डिक्री पास कर सकती है। क्लियर? पर अगर डिफेंडेंट ने पार्टली क्लेम एडमिट किया है पर पार्टली क्लेम डिनाई किया है, जो डिनाई वाला पार्ट है कोर्ट इस पार्ट को डिसमिसल कर देगी एंड जो एडमिट पार्ट है इस पर डिक्री पास कर देगी। क्लियर? तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? प्लेंटिफ विदिन 30 डेज इस मैटर को रिस्टोर कर सकता है। ठीक है, इस मैटर को जो डिसमिस हुआ है इस मैटर को रिस्टोर कर सकता है, पर फ्रेश सूट पर नया केस अप्लाई नहीं कर सकता। इस पर बार लग जाता है अंडर रूल 10 के अकॉर्डिंग आप फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको सारे रूल्स समझ आ गए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।